गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रोनाउन के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है आपका? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास चल रहा है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में जो लास्ट वीडियो थी उस पर हु पर एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब आज आपको हु, ठीक ना? तो हेडिंग हमारी क्या होगी? यूज ऑफ whom as a relative pronoun। ये आज का टॉपिक है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? लिस्ट में हमने दिया था, एक लिस्ट दिया था किसी वीडियो में। हुम क्या है? नॉमिनेटिव केस। और हुम का प्रयोग कहाँ होता है? यूज फॉर ओनली ह्यूमन, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, गलती से नॉमिनेटिव मुंह से निकल गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है और हमेशा किसके लिए? ह्यूमन के लिए होता है, ठीक है? तो पीछे की वीडियो क्या करिए आप? लिंक करिए, ठीक, और पढ़ते आइए। तो एक एक जो रिलेटिव प्रोनाउन को मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ठीक है? अब चलिए, आज मैं इसकी तुलना हुक से करके भी दिखा दूंगा, जो स्पॉटिंग एरर में बहुत आता है, ठीक है? वह क्वेश्चन कभी अब आज के बाद गलत नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं और सबसे पहले हम उसी को क्लियर करते हैं, ठीक है? जैसा कि मैं सेंटेंस दिया था इसके पहले, हम यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस लिखते हैं, फिर जोड़ते हैं, जोड़ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। हम हु लगाएं कि हुम लगाएं, ठीक है ना? देखिए, अगर हम कहते हैं कि दिस इज the boy अच्छा, अलग अलग सेंटेंस लिख करके तब जोड़ देते हैं, ठीक है? दिस इज दी बॉय, एक लड़का। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आठ की अ लगाना पड़ेगा। ये भी एक नई चीज आज बता दे रहा हूँ आपको, आप द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, क्या जी? आई लाइक दिस बॉय, ठीक? और तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं, दिस बॉय इज माई फ्रेंड्स सन। ये 3 सेंटेंसेस हमने ले लिया। अब देखिए कैसे हम इनको जोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। यहीं पर हु और हुम का जो कंफ्यूजन है एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, कंबाइन करते हैं किसको किसको? फर्स्ट एंड सेकेंड को करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? दिस इज अ बॉय, ध्यान दीजिए, अ बॉय लिखा। और दूसरा हम सेंटेंस लिखिए आई लाइक, ठीक ना? आई लाइक दिस बॉय। अब चेंजिंग आपको क्या करना है, सीख लीजिए इसको बढ़िया से। अब दोनों सेंटेंस को अगर आप जोड़ते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द का आपको प्रयोग करना है। बार बार बॉय का प्रयोग आप नहीं करो, ठीक?
पहली बार आपने बॉय का प्रयोग कर दिया, पहले सेंटेंस को उठाकर जो था त्यों ले लिया। अब दूसरी बार ना हम फिर इसको नहीं करेंगे, पहला काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक ना। तरीका सीखिए सिंथेसिस कैसे किया जाता है, बहुत इजी मेथड है। अब हम जोड़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर किसी कंजक्शन की ज़रूरत है, किसकी कंजक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लाइक है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है और इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है यानी जब ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो ना, लाइक का ऑब्जेक्ट है और ये जो बॉय पहले सेंटेंस में आ चुका है तो सेम पर्सन है, हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो ये बॉय लाइक का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, लाइक का ऑब्जेक्ट बनेगा, सीधा फार्मूला है। क्या किया, जब हम जोड़ते समय ये लाइक का ऑब्जेक्ट है और पहले सेंटेंस में हमने बॉय लिख दिया है तो दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं बॉय को। तो जब इस बॉय को हटा दे रहे हैं तो ये बॉय क्या हो जाएगा, लाइक का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, अब कैसे बनेगा, तो लाइक का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके बदले में जो प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन होगा वो भी लाइक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझे। इसको हम क्या बनाएंगे, लाइक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, लाइक का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक हो जाएगा जोड़ते समय। ये सब तरीका देखिए सीख लीजिए। तो सिंथेसिस करते समय अगर ये सीख लेते हो तो कहीं इधर होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक, लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक हो गया। इसका मतलब कि बॉय के बदले में जो भी हम प्रोनाउन प्रयुक्त करेंगे वह प्रोनाउन क्या हो जाए, लाइक का ऑब्जेक्ट। तो जब लाइक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका मतलब केस उसकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमने लगा दिया। अब समझाने के लिए मैंने इसको रिंग किया था, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब जब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ये बॉय, ध्यान देना, बॉय पहले सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, बॉय को कोई स्ट्रेस नहीं आर्टिकल द्वारा। इस आर्टिकल द्वारा क्या है, नो स्ट्रेस है। क्या है, नो स्ट्रेस, यहाँ पर नो स्ट्रेस है, कोई बल प्रदान नहीं किया गया। अब इसको हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसमें द में। तो जब द में चेंज कर देंगे तो ये क्या करने लगेगा, स्ट्रेस पैदा करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इस पर स्ट्रेस। तो इसका प्रोसेसन हो जाएगा दी। क्या हो जाएगा, दी। तो अब अर्थ क्या होगा, यह वही लड़का है, ध्यान देना, यह वही लड़का है। अब हुम का प्रयोग किसके लिए हुआ, बोलो, इस बॉय के लिए ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ, बोलो होगा कि नहीं। ये बॉय नाउन है जो क्या बना, एंटीसीडेंट बना, ठीक है। तो ये एंटीसीडेंट देखो, जो हमारा एंटीसीडेंट बन रहा है इसको बढ़िया समझ लेना। एंटीसीडेंट बन रहा है, ये एंटीसीडेंट है। तो ये एंटीसीडेंट है किसका, होम का। और ये बॉय लाइक का क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक हो रहा है। आप कहोगे कैसे, क्यों हो रहा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इस बॉय को दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। ये सब हट गया, क्या हो गया, हट गया, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेंटेंस क्या हमको मिल गया, सिंथेसिस का नियम है। तो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उनका क्या होता है, सिंथेसिस करने को आता है, या जहाँ भी आता है, बहुत आसान तरीका। तो सेंटेंस क्या बना, दिस इज द बॉय हुम आई लाइक। अब देखो इसका अर्थ क्या है, यह एक लड़का है, आई लाइक दिस बॉय, मैं इस लड़के को क्या है, तो पसंद करता हूँ। तो अब दिस इज दी बॉय हमने लिख दिया, सेंस तो हमारा नहीं बदल रहा है ना,
यह वही लड़का है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया ना। बोलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो गया। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लेते हैं। बोलिए, लाइक का क्या है? लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? यही तो होगा ना, बॉय ही तो होगा जो पहले क्लास में है। किसमें? प्रिंसिपल क्लास में। यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लास, यहाँ से क्या हुआ? डिवाइनिंग क्लास। तो यहाँ पर केस आप हु नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि लाइक का ऑब्जेक्ट बॉय बन गया। तो जो बॉय जो है लाइक का ऑब्जेक्ट बना, और ऑलरेडी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है। जब सब्जेक्ट लगा है और यहाँ हु लगा देंगे तो गलत कर जाएंगे। लेकिन इसका भी ध्यान देना है, हु लगता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। आगे हम बताने वाले हैं, इंतजार करिए, पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो अब चलिए, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस आप बोलिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो बॉय के बदले में आया। अब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं किसका? देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड का। किसका कॉम्बिनेशन कराते हैं भैया? फर्स्ट एंड थर्ड का। तो कंबाइन करते हैं हम, ठीक है ना। कंबाइन करते हैं किसको? फर्स्ट एंड थर्ड को। अब चलिए, फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब आर्टिकल चेंज करने वाला काम तो आप पहले ही कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द बॉय, वो तो आप समझ ही गए हैं, पहले ही कर लीजिए। अब थर्ड वाला क्या है? देखिए, दिस इज द बॉय। थर्ड में क्या लिखा है? दिस बॉय इज माई फ्रेंड। तो दिस इज द बॉय। अब हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। थर्ड वाले में से जैसे यहाँ नहीं रिपीट किए थे दिस बॉय को, उसी तरह से बोलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो जब इसको रिपीट नहीं करेंगे तो ये है इस सेंटेंस का क्या? बोलिए, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है? इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, और इसका ये प्रेडिकेट है। इसका ये सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है। इसका ये सब्जेक्ट है और इसका ये प्रेडिकेट। तीनों सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं और सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे होता है, कैसे हु में अंतर समझोगे, कैसे क्या करोगे। तो अब चलो, अब इसको हम क्या किए? दिस इज द बॉय, पहला बात पूरा उतार दिए, आर्टिकल एक को चेंज करके दी लगा दिया, स्ट्रेस पैदा कर दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं। तो दिस बॉय को हम रिपीट नहीं करें, क्योंकि बॉय इसमें आ चुका है, ठीक। तो जब बॉय आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव केस में हमको यहाँ कुछ चाहिए, बोलिए चाहिए कि नहीं? यानी इसका क्या बनाएंगे भाई? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस बॉय को हम नहीं जब रिपीट कर रहे हैं, अब इस बॉय का फंक्शन कौन देगा? ये बॉय देगा। तो अब इस बॉय, देखिए ये बॉय इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये बॉय इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट। जैसा कि वहाँ पर हमने इसको ड्रॉप किया था ऑब्जेक्ट को, तो ये बॉय क्या हो गया? लाइक का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो लाइक का जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हम उसके बदले में क्या प्रयोग किए? ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है? एक ट्रिक जान लीजिए, बहुत इजी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम बॉय हम लिख रहे हैं और इसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो बॉय रिपीट नहीं करेंगे। तो कौन सा पार्ट रिपीट नहीं कर रहे हैं? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं है एज अ रूल, ठीक है ना, ग्रामेटिकल नहीं करना है आपको, तो अब क्या करोगे? अब ये जो बॉय है ये क्या करेगा? इसका फंक्शन देगा, इसका कार्य करेगा। तो ये बन जाएगा क्या? इस का सब्जेक्ट। जब इस का सब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब कि इसके बदले में प्रयुक्त होने वाला जो प्रोनाउन होगा किस केस में? नॉमिनेटिव में। वो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव में। अरे इसका हम क्या होगा? नॉमिनेटिव। इसका जो सब्जेक्ट लगाने वाले हैं वो नॉमिनेटिव केस में होगा। अब वह सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन तो होगा नहीं। सीधे हम इज माई फ्रेंड्स सन तो लिखेंगे नहीं,
क्योंकि दिस इज द बॉय हो गया और इज माई फ्रेंड तो सीधे लिखेंगे नहीं। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हु। बोलिए, तो हु क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। हाँ, इसके बाद इज माई, हाँ अब इसको हम मिटा दें, इसको आप लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो चलिए, इज माई क्या जी, फ्रेंड्स सन, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए, यह वही लड़का है जो मेरे मित्र का पुत्र है, यह वही लड़का है जो मेरे मित्र का पुत्र है। इसको इसमें क्या कर रहा है, यह लड़का है और यह लड़का मेरे मित्र का पुत्र है। तो सेंस हो गया सेम। अब दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बोलिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर 1 और यहाँ एक बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर 1 और ये बन गया नंबर 2। दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बना दिया। किसको जी, 3 वाक्यों को जोड़ करके 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बना दिया। अब चलिए, ये नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब तो आपको एंटीसीडेंट वगैरह बताने की जरूरत है नहीं, ये सब चीज़ बताने की जरूरत पुरानी होती चली जा रही है। तो यही तरीका है सीखने का, एक वीडियो में सारी चीज़ें संभव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनका काम समाप्त, इनका काम समाप्त। चलिए, क्या पाए हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 पाए, यहाँ क्या पाए हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 पाए, ठीक ना। अब हम कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं भैया, कंबाइन करते हैं। किसको किसको, ये देखिए, कंबाइन सेंटेंस का कंबाइन करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 एंड 2। दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 एंड 2 को हम कंबाइन करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या नई चीज मिलने वाली है, हैरान हो जाएंगे आप, गौर से देखिए। अब इसको हम जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। क्या करेंगे आप, देखिए, ये वाला हम शुरुआत करते हैं, दिस इज दी बॉय, ओके। अब चलिए, पहला हम क्या करते हैं, पूरा उतार देते हैं। पहला क्या करते हैं, पूरा उतार देते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन आता है, जो सेंटेंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है और हमेशा आता है एग्जाम में, स्पार्टी ईरर में। तो पहला हमने उतार दिया, यह वही लड़का है जिसे मैं पसंद करता हूँ, ओके, फुल स्टॉप कर दिया। अभी तो फुल स्टॉप कर दिया, पहला उतार दिया। अब हम दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो ये नहीं अब लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, दिस इज द बॉय तो हम लिख दिए हैं, नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अब चलिए, जो शेष है उसको हम लिखना चाहते हैं, लिखेंगे। अब क्या होगा, बोलिए, इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर है कि हु के स्थान पर हु का प्रयोग हम कब करते हैं और हु की केस ऑब्जेक्टिव कब हो जाती है। अब यहाँ पर हम दूसरा जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, पहले तो हम हु का हु उतार देते हैं, इसको उतार दिया, माई फ्रेंड्स सन, ओके। अगर इस सेंटेंस को तुम समझ गए तो एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन 90% स्टूडेंट इसको गलत करता है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक ना। अब चलो, इसको मैंने उतार दिया ना जो बच्चों,
इसको तो कैंसिल कर दिया, रिपीट नहीं हुआ। तो जब ये रिपीट नहीं हो रहा है, अब इसमें देखो बाकी चीजें उतार दिया है। अब सेंटेंस पढ़ो, दिस इज द बॉय whom I like, ध्यान देना, जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाँ, एक चीज और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या था भाई, समझाते समय मैं बहुत कुछ लिख दिया हूँ, तो इसको आप फिर से समझ लीजिए। क्या यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लास। ओके, अब हम दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जोड़ रहे हैं ना, है कि नहीं, तो बाकी चीजों से हमसे क्या लेना देना है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, बोलिए, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ठीक। तो पहला हमने क्लास तो पूरा उतार दिया, देख रहे हैं, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहला उतार दिया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। पहला हमने यहाँ तक उतार दिया, कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने 1 उतार दिया, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 में जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है, रिपीट है, तो प्रिंसिपल क्लास को हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, नहीं उतारा। और डिफाइनिंग क्लास क्या है, रिपीट नहीं है, तो उसको मैंने उतार दिया। अब चलिए, अब इस पर हमको फोकस करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम क्या उतार रहे हैं, केवल डिफाइनिंग क्लास उतार रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये क्या उतार रहे हैं, बोलिए भाई, ये डिफाइनिंग क्लास, इसमें तो दोनों है ना, हो, ध्यान दीजिए, इसमें तो आपका दोनों है ना। ये कहाँ गया, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ तक आपका डिफाइनिंग क्लास है, ठीक है। डिफाइनिंग क्लास, डिफाइनिंग क्लास है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, यही चीज़ है। रिलेटिव क्लास हम लिख देते हैं भैया, लिखते आए हैं। और ये क्या है आपका, ऊपर से लिख देते हैं, क्या, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, ठीक है। चलिए आराम से, हाँ, हड़बड़ाइए भाई, हो गया। अब चलिए, अब सवाल है कि इसका प्रिंसिपल क्लास ढूंढिए आप। जो नियम है सिंथेसिस का, उस प्रोसीजर से हम चल रहे हैं, तो इसको कैंसिल कर दिए, रिपीट नहीं किए। तो इसका क्यों नहीं रिपीट किए भाई, अरे यही तो है, तो जब यही है तो दोबारा हम लिखेंगे ना, तो यही तो इसका प्रिंसिपल क्लास होगा, बोलिए। अब इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का प्रिंसिपल क्लास का यही तो होगा, है भाई। प्रिंसिपल क्लास ये बनेगा इसके लिए भी, और प्रिंसिपल क्लास बनेगा इसके लिए, दोनों के लिए बन गया, ये तरीका है। अब हम चलते हैं, इसमें से इरर पहले ढूंढते हैं। सेंटेंस तो हमने जोड़ दिया, क्या कोई इरर है क्या, हाँ है, देखिए। जब इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का प्रिंसिपल क्लास ये बन रहा है, कौन सा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक। तो हु का एंटीसीडेंट कहाँ है, यहाँ पर वाई क्या है, बोलिए। ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 है, बोलिए, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 ये 1 पूरा है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल क्लास है, इसका भी प्रिंसिपल क्लास है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 2 कहने की आपको जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ये जानना है कि यहाँ पर 3 क्लासेस लग गए, बोलिए 3 क्लासेस नजर आ रहे हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और 2 डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लग गए। अब क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल क्लास है दोनों के लिए है, किसके लिए है, दोनों के लिए, देखिए सेम, ठीक। इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं किए हैं। जब दोनों के लिए है तो करना क्या है आपको, अब समझिए इस चीज को।
तो नीचे से जो है हम समझाने के लिए लिखे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। समझ गए होंगे इतना मैंने कहा। अब ये जो नाउन है हमारा, ठीक, ये एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। अब ये एंटीसीडेंट किसका है? एंटीसीडेंट ऑफ, बोलिए, हुम का भी है, बोलिए, और हु का भी है। दोनों का है कि नहीं है? जब ये दोनों के लिए प्रिंसिपल क्लास बना तो हुम का एंटीसीडेंट जस्ट यहीं पर है, बोलिए, और हु का एंटीसीडेंट दूर भाग गया। तो यहाँ पर तो नियम सही है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपना एंटीसीडेंट खोजता है और जस्ट आफ्टर यूज होता है। किसके? रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद यूज होता है। दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी तरफ से आप कह लीजिए तो हुम का एंटीसीडेंट तो पास में है, जस्ट बिफोर है, लेकिन हु का एंटीसीडेंट जस्ट बिफोर नहीं है। मामला फंस गया ना? तो ये अपना एंटीसीडेंट खोजेगा, इसको अपना एंटीसीडेंट चाहिए, ठीक ना? चाहिए, ये खोजेगा कि भैया कहाँ गए, तुमको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? दिस इज द बॉय हुम आई लाइक, ये एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है बॉय को। ये भी तो डिफाइन कर रहा है, दिस इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड्स सन, यहाँ वाला ये भी तो डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी व्याख्या कर रहा हूँ, तुम्हें डिफाइन कर रहा हूँ, तुम्हारी डिफिनीशन बता रहा हूँ, और तुम कहाँ चले गए? यानी डिफिनीशन बताना शुरू किया और वो पीछे भाग गया, कहीं छिप गया, तो कैसे डिफाइन करा? हम कहते हैं आपको सामने लाते हैं कि ये हमारे मित्र के पुत्र हैं, और जैसे कहा कि ये हमारे मित्र के पुत्र हैं, पुत्र जी गाया, तो कैसे व्याख्या करूँगा आप समझो। तो ये क्या करेगा? कान पकड़ करके उनको लाएगा, यानी उनके पास भाग के जाएगा। कहाँ पास भाग के जाएगा? एंटीसीडेंट के। तो अब क्या करिए, इस एंटीसीडेंट को कान पकड़ने के लिए भेजिए, बॉय का कान पकड़ेगा, है तुम्हें मैं डिफाइन कर रहा हूँ और तुम जो है पीछे भाग गए। हाँ, सुनने वाला कहेगा बड़ा बेवकूफ़ है, मंच पर मैं खड़ा हूँ तुम पीछे से गायब हो गए। ऐसा नहीं होगा। तो ये ढूंढेगा किसको? बॉय को। तो अब ये आ जाएगा यहाँ। अब कहोगे कैसे आ गया यहाँ? हाँ आएगा। तो चलिए आ गया, यहाँ से इसको हटा दिया, आ गया। क्या आ गया? आ गया। बोलिए आ गया ना? ये देखिए आ गया। अब चलिए, हुम था तो क्या था? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ का हुम क्या था? नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर इसको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। बोलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लाइक का ऑब्जेक्ट होगा। बोलिए, लाइक का हुम क्या था? आज के पूर्व ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या था? ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक बार हम फिर से रिवर्स कर देते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर मामला फंसता है, यहीं पर स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। केस लिख कर रिवर्स करते हैं। तरीका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी ट्रिक। बोलिए, ऑब्जेक्टिव केस है। अब चलिए, यहाँ पर नॉमिनेटिव था हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए, तो ये सेंटेंस बड़ा खतरनाक है, हर एग्जाम में आता है। अब चलिए, ये एंटीसीडेंट खोजेगा तो उसके पास जाएगा ना? तो यहाँ जब आएगा तो डबल कंडीशन तो लगेगा नहीं कि हु भी लगाओ और हुम भी लगाओ। तो ये आया तो हुम को रिप्लेस कर दिया,
तो whom को रिप्लेस करेगा बताइए, किसी नौकर के बदले में नौकर लगाओगे तो नौकर का ही तो काम करेगा। हाँ, अब एक व्यक्ति, इसकी कहानी छोटी सी बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति क्या है, नौकर रखा था और अलग से एक ड्राइवर रखा था। बड़ा आदमी था। ड्राइवर का काम था केवल कार चलाना और साफ सुथरा करना, कार को रखना और मालिक साहब के यहाँ संभाले जाना। और नौकर का काम था कि घर पर साफ सफाई करना। एक तीसरा व्यक्ति आया, कहा साहब हमें नौकरी दीजिए। साहब ने कहा कि भैया नो वैकेंसी। व्यक्ति के माइंड में आया, सर आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं? कोई नौकर रखा है? कहा यस। कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रखा है? मालिक ने कहा यस। व्यक्ति ने कहा कि सर दोनों काम हम करेंगे आपको, आप दोनों को 10-10 हज़ार देते हैं, 20 हज़ार, आप हमें 15 हज़ार दीजिए। तो मैं नौकर, दिन भर आप नौकर भी रहूँगा और जब आपको लेकर जाना होगा ड्राइवर हो जाऊँगा। डबल फंक्शन, 2 फंक्शन एक साथ करूँगा। मालिक ने कहा यार ये तो 5 हज़ार बचा रहा है। नौकर को भी हटाया, ड्राइवर को भी हटाया। अब वो क्या किया, उसको लगा दिया व्यक्ति को, डबल फंक्शन में आ गया। डबल फंक्शन में यहाँ क्या हो गया, वही बात यहाँ भी है। हाँ, ये नौकर है, एक ड्राइवर। अब ये क्या है, वो ऐसा व्यक्ति है, कह रहा है कि है हम अकेले कर लेंगे, तो चला घूम को हटा दिया। तो अब चलो यहाँ ये नॉमिनेटिव केस, और मैं लिस्ट में दे चुका हूँ कि हु नॉमिनेटिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और ह्यूमन के लिए यूज होता है। तो ये क्या करेगा कि हुम को हटा देगा और हुम का कार्य ले लेगा, तो केस तो उसकी वही रह जाएगी। बोलिए यहाँ किसका काम करेगा, ये हु और काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और एंटीसीडेंट खोजने के चक्कर में यहाँ आएगा तो हुम काम करेगा नॉमिनेटिव केस का, नॉमिनेटिव केस का। अब ऑब्जेक्ट बनेगा इस डिफाइनिंग क्लास के लिए और सब्जेक्ट बनेगा इस डिफाइनिंग क्लास के लिए। और यही तो क्वेश्चन आता है, छात्रों को बार बार परेशान करता है। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों में क्या करिए, शेयर करिए, ताकि वो लाइक करें भैया और भी आगे पढ़ना शुरू करें। तो हमारे ख्याल से अब कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। फिर से मैं इस सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसे, ऑब्जेक्टिव केस में हु का अर्थ हो जाएगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो फिर आ गया जो मेरे मित्र का पुत्र है। तो दोबारा यहाँ हु यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज द बॉय हु आई लाइक इज माय फ्रेंड्स सन। बहुत समझ लीजिए इम्पोर्टेंट सेंटेंस। तो हमने कल ही कहा था कि मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा कैसे इसका यूज़ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये हु और हुम का चक्कर समाप्त हो जाएगा। हु के लिए कल की वीडियो देखिए, हुम के लिए आज की। अब हुम के लिए, अब हुम पर कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूँ। हु और हुम का चक्कर खत्म हो गया ना। अब हुम पर कुछ और एग्जांपल, केवल हुम पर, ठीक। यानी हु कब हुम का स्थान लिया और डबल फंक्शन में आया, ठीक ना। इसको वीडियो को क्या करिए, रिपीट करिए 2-3 बार, तो खूब बढ़िया से पढ़ना। अब चलिए टॉपिक क्या है, यूज ऑफ हुम, ठीक ना, एज अ रिलेटिव। अभी आपने कंपेयर किया क्या, हु और हुम। अब हु की बात खत्म, केवल हुम की बात करते हैं ना जी, हैं?
द मैन whom क्या beat, whom the police beat, the police beat yesterday। यह वही आदमी है जिसे पुलिस ने कल पीटा। अब देखो, पहला जो आपका प्रिंसिपल क्लास है, ओके, और ये आपका क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ओके। यदि प्रिंसिपल क्लास में मौजूद एंटीसीडेंट, बोलिए एंटीसीडेंट है, अब तो ये बताना ही नहीं है कि नाउन प्रोनाउन, इसका भी चक्कर छोड़ा दिया हूँ भैया। बोलिए एंटीसीडेंट है, नाउन नजर आ रहा है कि प्रोनाउन ना। तो प्रिंसिपल क्लास का एंटीसीडेंट अगर डिफाइनिंग क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, उसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा ना। प्रश्न करिए। अब इसका पता आप कैसे करोगे? जब पुलिस क्या लिखा है, या वही आदमी है जिसे पुलिस ने कल क्या पीटा। पुलिस ने पीटा या तोड़ा, बोलचाल। प्रश्न है कि पुलिस ने कल किसे तोड़ा? प्रश्न है कि पुलिस ने कल किसे तोड़ा? जवाब है आदमी को। तो बताओ ये एंटीसीडेंट इस बेट का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, या एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं? किसका ऑब्जेक्ट ऑफ बेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बदले में जो प्रयुक्त होगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी केस क्या होगी? ऑब्जेक्टिव। तो फिर कैसे गलती करते हो नॉमिनेटिव लगा करके? आप एक रूल और सुनो, एक रूल और सुनो इसमें। यदि प्रिंसिपल क्लास का एंटीसीडेंट डिफाइनिंग क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। ऐसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन को ड्राफ्ट भी किया जा सकता है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे हो? ऐसे, दिस इज द बॉय whom गाया, whom गाया, द पुलिस beat yesterday। क्या सीखे? यदि प्रिंसिपल क्लास में मौजूद एंटीसीडेंट डिफाइनिंग क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रश्न करो, पता करो, पुलिस ने कल किसको पीटा? आदमी को। उत्तर मिला आदमी को। तो आदमी क्या है? बेट का ऑब्जेक्ट बना। तो ऐसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो उसे ड्राफ्ट भी किया जा सकता है। अतः इस सेंटेंस के दो रूप होंगे। पहले रूप में हुम का प्रयोग कर भी सकते हो, दूसरे में नहीं। तो ज्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में यही प्रयुक्त होता है। आपको हवा नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा। हमेशा क्या कर दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाओगे। दिस इज द बॉय, द बॉय बेट यस्टरडे, एरर में दे दिया। आप सोचोगे कि हाँ कंजक्शन छूटा हुआ है, सेंटेंस गलत है। मान लीजिए केवल हमने करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ दिया कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तुम कहोगे कि इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर भैया कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ नहीं है। वो क्या है? हुम यहाँ पर हम लेंडा की साइन बना देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर
ये देखिए, क्या करने के लिए, समझने के लिए। ये क्या है, लेमडा। तो यहाँ लेमडा इक्वल टू होम, क्या है, होम इज अंडर स्टूड। तो इसकी मीनिंग आपको लेनी पड़ेगी, इस नियम को जानना पड़ेगा। तो अर्थ क्या निकालेंगे, या अरे बॉय लिख दिए यार गलती से, तुम बता नहीं रहे हो। मैं क्या है, हाँ क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, सॉरी भैया, हो जाता है, ठीक ना। तो बॉय नहीं, मैन क्या हो जाएगा, या वही आदमी है, उसके बाद लैम्डा की मैंने साइन बनाया और दी पुलिस बैठ। तो लैम्डा की जगह आप जिसे अपने तरफ से लगाओगे ट्रांसलेशन में, या वही आदमी है जिसे पुलिस ने कल बैठा। तो इस नियम को जब जानोगे तब ना, इस नियम को जानोगे तब ना। तो ये एग्जाम्पल जो हमने दिया, किसमें, स्ट्रक्चर फर्स्ट में दिया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का जो मैं स्ट्रक्चर दिया हूँ उस पर अलग से वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिए। ये रहा स्ट्रक्चर फर्स्ट पर। अब एक दो सेंटेंस हम देते हैं सेकेंड पर। किस पर देते हैं जी, सेकेंड पर। उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक ना। बस कंसेप्ट क्लियर करो, सेंटेंस की संख्या से क्या लेना देना है। कंसेप्ट क्लियर है, चाहे एक सेंटेंस हो चाहे 20 सेंटेंस हो, लेकिन 20 सेंटेंस से जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सेंटेंस दो जी। अब चलो सेम सेंटेंस को हम लिखते हैं ऊपर वाले को, दी मैन, ठीक, होम, ध्यान देना, दी मैन होम द पुलिस, ठीक ना, द पुलिस बेट एस्टरडे, सेंटेंस और उधर से लेना पड़ेगा, सेंटेंस और उधर से लेना पड़ेगा भैया। चलिए इधर से ले लेता हूं, दी मैन होम, ठीक, द पुलिस बेट एस्टरडे, क्या हुआ, एस्टरडे लिव्स, ठीक ना, द मैन होम द पुलिस बेट एस्टरडे लिव्स in this street, क्या हुआ, स्ट्रीट। अब देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या हुआ, स्ट्रक्चर नंबर 2, ये देखो, बोलो, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ओके, हो गया। और ये क्या भैया, बोलो, सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लास, सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लास। और ये क्या है आपका, प्रेडिकेट ऑफ प्रिंसिपल क्लास, है ना। इंसिडेंट खोजने के चक्कर में डिफाइनिंग क्लास क्या किया, तोड़ दिया, हाँ, इसको तोड़ दिया, प्रिंसिपल क्लास को दो भाग में। क्योंकि इस पर जो है एंटीसीडेंट आपका कहाँ बैठा है, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बनकर, क्या बना है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या बना भैया, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बन करके। यहाँ भी डिफाइनिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, बेट का ऑब्जेक्ट है, मैन है, अभी भी देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ बेट अभी भी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इसे ड्राफ्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, होम को ड्राफ्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, सवाल ये उठता है। अगर होम को आप ड्राफ्ट करते हो तो क्या बनेगा, द मैन द पुलिस बेट एस्टरडे लिव्स
जनरली जो है सेकेंड स्ट्रक्चर में ड्राफ्ट नहीं किया जाता है, किसमें किया जाता है? फर्स्ट में। क्योंकि द मैन द पुलिस, समझ गए कि नहीं? क्या हो जाएगा? दो सब्जेक्ट एक जगह आ जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वहां क्या था? द मैन सब्जेक्ट, द मैन किस पोर्शन में था? प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट पार्ट में था। ध्यान देना, द मैन कहाँ था? प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट पार्ट में, इसलिए हमको ड्रॉप कर दिए, नो प्रॉब्लम। पुलिस आ गया पास में, तो पुलिस सब्जेक्ट हो गया और द मैन ऑलरेडी वो कम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, कम्प्लीमेंट पार्ट में था, कम्प्लीमेंट के स्थान पर था, ठीक ना? अब यहाँ क्या है? ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, यहाँ अगर ड्रॉप करोगे तो दो सब्जेक्ट एक जगह आ जाएंगे, ऐसा इजाजत नहीं है, मामला फंस जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में आप ड्राफ्ट नहीं करोगे, हमेशा किस में करोगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में करने में क्या फायदा रहेगा? एंटीसीडेंट या तो प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा या तो क्या रहेगा जी? कम्प्लीमेंट रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो भैया क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बोलो ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ ड्रॉप कर दोगे दो सब्जेक्ट एक जगह आ जाएगा। तो ऐसी दिशा में आप ड्रॉप नहीं करोगे। अब अर्थ क्या हुआ? वह आदमी, यहाँ क्या हो गया? वहां क्या था? दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। यहाँ क्या है? अर्थ आर्टिकल का चैप्टर खोलो, मेरी वीडियो पढ़ो, यूट्यूब चैनल पकड़ो। यहाँ क्या क्या बताया था? आर्टिकल मीनिंगफुल भी होता है और मीनिंग लेस भी होता है। उस वीडियो को लोग समझ नहीं पाते कि उसमें क्या है, हैं? खोलते ही नहीं है लोग। तो यहाँ पर भैया दी मैन, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? दी मैन, ठीक है ना? अब दी मैन, अब इसका अर्थ हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा? वह स्ट्रेस पैदा कर रहा है, किस पर जी? मैन पर स्ट्रेस दे रहा है, क्या कर रहा है? स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा? वह आदमी जिसे पुलिस ने कल पीटा इस गली में रहता है, इस गली में रहता है। तो दोनों स्ट्रक्चर पर हमने दे दिया क्या जी? सेंटेंस हुम। अब तो भैया हु और हुम में हमारे ख्याल से देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन हु एंड हुम। तो मैं तो यही आशा करूँगा कि वीडियो को खूब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे। थैंक यू।